हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एशियंट हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। इसके पहले हम लोग ने 4 या 3 वीडियो पढ़े हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास का जो पहला पार्ट सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सरस्वती घाटी की सभ्यता भी। ठीक है, तो उसके आगे का जो कालखंड है उसे 2300 से लेकर 1750 से बीसी के आसपास का उसका कालखंड निर्धारित किया जाता है। और आगे का जो कालखंड है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता के बीच का जो पीरियड है, वो हमें भारतीय इतिहास में या जो भारतीय इतिहासकार है उसको अच्छे तरीके से अभी तक उजागर नहीं कर पाए हैं, उसमें अभी तक काम अच्छा नहीं हुआ है, तो उसका क्रम टूटता मिलता है। अब हम उसके बाद की जो सभ्यता है, उसके बाद का जो कल्चर है वो है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर जो है भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास का एक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। वैदिक काल होता है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपदों का काल आता है, फिर महाजनपदों का उत्कर्ष काल, फिर मगध साम्राज्य कैसे अपने वर्चस्व को प्राप्त किया, उत्कर्ष में वो कैसे मजबूत हो गया, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर कुशक, कुषाण, यवन। ठीक है, जो विदेशी आक्रमणों का एक सीरीज मिलता है उसे मरणोत्तर काल कहते हैं। उसके बाद गुप्त काल आता है, फिर गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल। इस तरीके से सीरीज वैदिक काल से मिलना प्रारंभ होती है। और हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता है या वैदिक संस्कृति है, उसके बीच में गैप है, और उस गैप को अभी तक उतना अच्छे से अध्ययन नहीं किया गया है। इस वजह से उसमें ज़्यादातर हमें जानकारियाँ अधूरी मिलती है। कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि विदेशी लोग आके सिंधु घाटी सभ्यता का समूल विनाश कर दिए, और जो लोग उनको मार दिए वही उसी के आधार पर जो मिडिल जो आपका एशिया है, कई विद्वान मिडिल एशिया के मैक्समुलर जैसे इस मध्य एशिया से मानते हैं। तो आर्यन थ्योरी काफ़ी विवादास्पद भी है, और काफ़ी आज के दौर में एक मान सकते हैं कि यह गुत्थी बंधी हुई है, गुत्थी सुलझी नहीं है। तो ये वैदिक कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, और ये 10 क्वेश्चन रहेगा वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन संस्कृति को पहले बता दें कि 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कि पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। इसे पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहले क्वेश्चन किसका कालखंड क्या है, यानी कि उत्तर वैदिक काल का कालखंड क्या है। तो वैदिक काल जो सभ्यता है इसमें 2 क्वेश्चन है। तो वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांट कर देखते हैं। एक पूर्व वैदिक काल, इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, और एक है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसे हम उत्तर वैदिक काल इसे कहते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम नहीं है। ऋग वैदिक काल इसलिए कहते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है ज़्यादातर जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, प्राचीन ग्रंथ है उसे ऋग्वेद से मिलती है, इस वजह से उसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक जो संस्कृति है उसका कालखंड कब से कब तक माना जाता है। पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो तिथियां चलेंगी उल्टी चलेंगी। तो जैसे कि 1500 है, उसके बाद 1000, तो ये वाला कालखंड है। दूसरा विकल्प है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है। चौथा है ननबदोष, NOT जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 BC, इसे BC भी बोलते हैं, BC टू 1000 BC। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच पूर्व वैदिक काल संस्कृति का कालखंड माना जाता है। आप एक कालखंड का कितने साल की सभ्यता है, कुल मिलाकर आपकी 500 साल की सभ्यता है। 1500 से 1000 यानी 500 साल का यह भी इतिहास है, वैदिक काल का इतिहास है। और इसके बाद जो आता है आपका उत्तर वैदिक काल,
उसकी जो टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है कि उत्तर वैदिक संस्कृति की समयावधि कब से कब तक मानी जाती है। ऑप्शन है 600 BC से 600 AD तक, तो बहुत ज़्यादा हो गया 600 BC 600 AD। 1000 BC से 600 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और 1500 से 1000 BC। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल जो है 400 साल का हमें इतिहास देखने को मिलता है। वैदिक काल जो था व्यवहारिक विधा सैद्धांतिक भी थी, उसमें कई तरह के संस्था था, सभा थी, समिति विपद था। और उत्तर वैदिक काल में रूढ़िवादियों, परंपराओं, कर्मकांडों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसी कारण से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारधाराओं का उद्भव हुआ। और यही वह समय है जो कि विश्व के सभी देशों में, विश्व के सभी प्रांतों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अपने भारत में देखें तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन, और उधर चाइना में देखें तो लाओ त्से तुंग, और ग्रीस में भी यही देखने को मिलता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पूरे पृथ्वी पर एक प्रकार से नास्तिक आस्तिक धर्म में जो बहस है, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, इस पर सही तरीके से जो विचार रखने का कार्य सभी विश्व के पृथ्वी यानी ग्रह, इस ग्रह पे सभी देशों में देखा जा सकता है। यानी कि एक तरीके से बहुत ही क्रांतिकारी के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। अब वेदों के बारे में जानकारी है, यानी वेदों के बारे में क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि 2, 3, 4, 5। तो वेद कुल कितने हैं? वेद हैं आपके कुल 4। कौन कौन से वेद हैं? तो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपके पास कुल 4 वेद हैं, नाम लिख दे रहे हैं हम। तो इसका ऑप्शन बता दें, पहले सी हो जाएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। तो वेद कितने हैं? 4। तो देखिए वेद, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो वैदिक कालीन ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद वैदिक कालीन जो उत्तर पूर्व वैदिक काल है उसके बारे में जानकारी देता है। यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड, यज्ञ संबंधित, हवन इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये सामवेद, साम का मतलब होता है संगीत, परंपराओं, इसमें उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का तात्पर्य होता है पवित्र जादू टोना करना। तो ये 4 वेद हैं टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह, नेशनल जो आपका सिंबल है, उसमें जो प्रतीक होने वाला शब्द है, जैसे कि अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह के नीचे जो लिखा हुआ है नेशनल राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है, किस उपनिषद से लिया गया है? एक क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालते हैं। पहला है मुंडूक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि सभी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कि मुंडूक उपनिषद से इस सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते को उद्धृत किया गया है, यानी लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ऐसा लिखा गया है हमारे मुंडक उपनिषद में। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यह फूड पे है। जो आर्यन लोग के फूड क्या था, उनकी फूड खाद्य पदार्थ क्या था? तो ये उनके व्यवसाय पे है। फूड का क्वेश्चन नीचे है उसके। तो आर्यों का ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य पेशा क्या था? तो देखिए कि मुख्य पेशा किस पे निर्भर करता था। तो ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी, ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी, वह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता
हमें स्पष्ट देखने को मिलता है कि नगरीय सभ्यता में नगरों का विकास होगा, व्यापार वाणिज्य शिखर पे होगा, ठीक है, उत्कृष्ट शिल्प कला होंगी, आध्यात्मिकता का विकास होता है, नगरों में भव्य इमारतों का निर्माण होता है। जबकि जो वैदिक कालीन संस्कृति है, ये हम ग्रामीण संस्कृति देखी जाती है। तो ग्रामीण संस्कृति में मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? पशुपालन, चरवाहा थे। कृषि का उतना महत्व नहीं था क्योंकि लोहे के औजार उस समय खोजे नहीं गए थे, और जो पशुपालन था वो मध्य एशिया में ज़्यादातर सुटेबल भी था। जैसे कि आप आज के दौर में जम्मू कश्मीर में जो कुछ चरवाहे हैं, जैसे में बकरवाल, ये जो कि हिमालय के तलहटी में भेड़ पालते हैं, उनसे निकालते हैं दूध का भी, वो लोग उनकी आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। तो उस समय भी ऋग्वैदिक काल में भी आर्यों का जो था मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन था। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका पशुपालन, ठीक है। कृषि नहीं होगा क्योंकि भूमि का महत्व होता ही नहीं था। जब पशुपालन करते थे तो जहाँ जहाँ पशुएं जाती थी वहाँ वहाँ लोग अपना डेरा डालते थे। और कृषि का जब महत्व तब होगा जब लोग एक जगह इकट्ठा रहना प्रारंभ करेंगे। यानी कि ऋग्वैदिक लोग क्या थे? यायावर थे, यायावर थे, घुमक्कड़ थे। तो घूम घूम कर पशुओं का चरवाहों के रूप में पशुपालन किया करते थे। जो उनसे उत्पाद होता था वो हम उनके दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता था। उनसे जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उससे सभा समिति सरकार को कर अदा करना, जिससे एक जो था अनिवार्य तो था नहीं था, स्वैच्छिक कर दिया जाता था आपका ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य हो गया। तो इसी तरीके से महाजनपदों में भी द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी में हम देखते हैं। पहली नगरीकरण आपको हम बता दें कि पहली नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, जबकि द्वितीय नगरीकरण आपका है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था व्यवसाय से। अब देखेंगे आर्य शब्द जो कि बहुत ज़्यादा विवादास्पद माना जाता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ मतलब कि आर्य शब्द से हम क्या समझ सकते हैं, आर्य किन्हें कहते हैं, आर्य लोग किस विशेष लक्षण के लिए अलग हैं किसी, जैसे कि आर्य जो होता है ये नस्ली शब्द है, नस्ली संकेत करता है, इंगित करता है। आर्य लोग होते ही मानव है, मानव की कैटेगरी को बोलते हैं, जैसे आर्य लोग, द्रविड़ लोग, ठीक है, तिब्बती लोग, तो इंडो ऑस्ट्रोलाइड लोग। तो ये भाषा के आधार पर हो जाती है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ व कुलीन, तीसरा ऑप्शन है यज्ञ कर्ता या पुरोहित, चौथा ऑप्शन है विद्वान। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ कुल का मानते थे। अब बाद में जब अंग्रेज आए तो वो लोग भी अपने आप को आर्य मानते थे। वो लोग बोलते थे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। वे लोग कहते हैं जब ब्रिटिश लोग भारत में कॉलोनी या उपनिवेशवाद जो स्थापित किए तो आर्य मानते थे कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यानी कि श्वेत लोगों का अधिभार है इस पृथ्वी पर काले लोगों पर शासन करना और काले लोगों को उनको श्रेष्ठ या सभ्य बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ होना या कुलीन। अगला क्वेश्चन है ये फसल के बारे में है कि किस प्रकार के फसलों का उनको खेती करते थे। ज्ञान का शब्द मतलब ये होता है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये वाला क्वेश्चन है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था, यानी किस फसल को लोग उपयोग नहीं करते थे। तो जौ सबसे पहले ही देखते हैं हम। जौ का सबसे पहला प्रमाण हम देखेंगे जो कि नवपाषाण कालीन सभ्यता में है, मेहरगढ़ में हमें शायद मिलती है, कंफर्म नहीं पर वही है, ठीक है। तो जौ था, गेहूं, चावल को उस समय व्रीहि कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तंबाकू से वो लोग नहीं परिचित थे। तंबाकू एक प्रकार का आप समझिए कि इस टाइम जब पुर्तगाल में आया तो उस टाइम वास्को डी गामा के समय का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे और जौ से परिचित थे, गेहूं से परिचित थे, चावल से परिचित थे। ज्ञान का होने का मतलब जो लोग उत्पादन करते थे उनका मुख्य आहार था, गेहूं भी था, चावल भी था, ठीक है। चावल को व्रीहि शब्द कहते हैं ऋग्वैदिक का आर्य लोग। और 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत से संबंधित है। जैसे कि आज के दौर में भारतीय संगीत, भारतीय हिंदी सिनेमा जो बॉलीवुड है आज एक प्रकार का अलग ही ट्रेंड में पहुंच गया है संगीत के मामले में। इसके पहले देखें जो कि 1780-90
के दशक में जो संगीत आते थे एक लयबद्ध होता था और एक उनका एक मर्म होता था, और उसका इस समय थोड़ा सा साउंड का ज़्यादा इफेक्ट संगीत में देखने को मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ मतलब कि जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, आदि ग्रंथ वह किसे कहा जाता है? तो यही आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो सामवेद में हमें संगीत परंपरा का वर्णन मिलता है, संगीत की आदि है, संगीत में सबसे पहला इसी का उल्लेख किया गया है, राग परंपरा का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन आपको देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। तो आप ऑप्शन इन चारों के बारे में बता दें थोड़ा थोड़ा। तो मनु जो थे, मनु का जो टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। हालांकि इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इतना ज़्यादा कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो आप ये मानिए कि इसी के बीच में कहीं ये अस्तित्व में इनका रहा होगा। चाणक्य इसके पहले थे, तो चाणक्य ने ग्रंथ लिखा था, पर उन्होंने विधि इस तरीके से नहीं लिखा था। समाज के बारे में, जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार, हाँ, वर्णों के बारे में जो उल्लेख किया गया, जातियों के बारे में उल्लेख किया गया, चाणक्य ने उतना नहीं किया था जितना कि मनु ने किया। चंद्रगुप्त तो शासक थे। चंद्रगुप्त के कई नाम हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है। तो कई नाम से शासक ये चंद्रगुप्त हुए। सेलुकस के बारे में जानते हैं कि सिकंदर अलेक्जेंडर ग्रेट का यह सेनापति था। सेलुकस और सेनापति जो सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध भी हुआ था, जो आपका अफगानिस्तान है और पाकिस्तान का जो कंधार, काबुल, उसको गिफ्ट में भी मिला था, दहेज में भी मिला था, उसकी बेटी से भी शादी की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता आपके मनु थे। आधुनिक दौर में देखें तो आधुनिक मनु कैसे कहा जाता है? आधुनिक मनु अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति जो होती थी उसका क्या रूप होता था? ऋग्वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो संपत्ति लोग अर्जित करते थे वो क्या करते थे? आज के दौर में पैसा लोग रखते हैं, जमीन जायदाद को संपत्ति मानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले तो कृषि का उतना विकास नहीं हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन, खासकर ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, सरप्लस प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता था, कृषि का महत्व नहीं था, भूमि का महत्व नहीं था। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक लोग जो थे यायावर थे, घुमक्कड़ थे, ठीक है, न्यूमेटिक्स थे, ग्रामीण सभ्यता थी, तो पशुपालन का ज़्यादा महत्व था। तो लोग गोधन को धन की संपत्ति मानते थे। जो मानते थे, जैसे विवाह जिनका होता था तो उनको भेंट स्वरूप गोधन दिया जाता था, गाय दान में दी जाती थी। तो गाय यानी कि ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख क्या था? गोधन था। ठीक ना, गाय को संपत्ति का रूप मानते थे। भूमि नहीं थी, आज के दौर में भूमि के लिए बहुत ही खींचातानी चलती है। तो उस समय कृषि का जब महत्व नहीं था तो कृषि के लोग उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं मानते थे, तो भूमि उनके लिए उतनी आवश्यक नहीं थी। ठीक है, और पहला है सी वाला है ए, और दोनों नहीं था, नाम दोष है। तो एक क्वेश्चन कुल थे कितने? 10। अब समरी के रूप में हम देखें क्या क्या क्वेश्चन हमने लिया। पहला क्वेश्चन था कि उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल में का टाइम पीरियड है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, जो कि 500 सालों का इतिहास है लगभग। और दूसरा क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल की टाइम पीरियड से है। तीसरा क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में आप जानेंगे आगे की वीडियो में। और चौथा क्वेश्चन था जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से इसको उद्धृत किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य जो ऑक्युपेशन क्या था, व्यवसाय क्या था? तो वे लोग जो व्यवसाय करते थे यावर थे, यानी पशुपालन क्या करते थे। छठा क्वेश्चन है आर्य शब्द से आप क्या समझते हैं? तो श्रेष्ठ पुल्लिंग शब्द को इंगित करता है। और सातवां क्वेश्चन है कि किस फसलों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। फसल के बारे में, तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी, जौ, गेहूं, चावल के बारे में जानते थे।
8वां क्वेश्चन है कि संगीत आदि ग्रंथ किसे माना जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। 9वां है लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, प्रथम विधि निर्माता बता दिए। उत्तराधिकार संबंधित नियम, समाज में विवाह के नियम, इनके बारे में मनु ने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। इनकी काफ़ी तरह इतिहासकारों ने आलोचना भी की है, तो अलग बात होता है, विवादित है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन था। तो ये आपका कुल 10 क्वेश्चन है। हमने पहले विस्तार से उसके बारे में बताया, फिर उसका कुछ डिटेलिंग भी की, फिर समरी के रूप में आपको बता दिए कि किससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन है।